नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये पार्ट टू होगा। क्वार्टर टू का जो एनालिसिस है, जो डेटा आया है हमारे पास, क्वार्टर वन के जो एनालिसिस थे, जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की फिजिबिलिटी जो थी, हमने ये पहले कवर की है। हम इस सीरीज का कंटिन्यूएशन के तौर पे से देख सकते हैं। जो क्वार्टर टू के रिजल्ट्स हैं, इसमें सरप्लस जो है ये थोड़ा सा मॉडरेट हुआ है, ऐसा कहना है। जो आरबीआई का डेटा आया है, तो हम इसको कंपेयर करेंगे कि पिछले साल से जो है कि इसमें किस तरह की तब्दीलियां आई हैं। फाइनेंशियल ईयर 21 के अंदर को जो क्वार्टर टू है, और फाइनेंशियल ईयर 20 के अंदर जो इसका क्वार्टर टू था, उसमें भी हम इसका डेटा के हिसाब से हम इसको देखेंगे। तो इसमें बहरहाल जो है कि करंट अकाउंट को लेके काफ़ी ज़्यादा ये कि हम, जैसे मैंने कि इसके पहले लेक्चर में कवर किया था, तो थोड़ा सा पुराना आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। तो उसमें हमने कहा था कि उसके कॉन्सेप्शन दिए थे। उसमें कहा था कि तकरीबन तकरीबन सभी कंट्रीज का करंट अकाउंट सरप्लस जो है ये फेवरेबल ही रहता है या कंट्रोल में रहता है। कैपिटल अकाउंट में आप जाएंगे तो वहां पर स्थिति डामाडोल वाली है, सभी कंट्रीज की है, चाहे वो सरप्लस में कोई नहीं जा रहा है। और बहरहाल जो है कि करंट अकाउंट डेफिसिट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रेटिंग्स के हवाले से इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के हवाले से इंपॉर्टेंट है। और उसको लेकर के आपको याद होगा आजकल उसकी चर्चा भी है। एफ जिसके तहत फिस्कल डेफिसिट बढ़ने की बात कर रही है, सरकार से कहा जा रहा है कि वो खर्चा बढ़ा है, सरकार ने लिक्विडिटी इनफ करके रखी है, इसलिए इंटरेस्ट रेट्स जो हैं आपके एक तरीके से उस पर भी बहुत अनचेंज जा रहे हैं। तो इन्फ्लेशन को लेकर के मुद्दा उठ रहा है, तो हमने सब पे भी लगातार हम बात करते आए हैं। तो इसमें जो बहरहाल जो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि करंट अकाउंट सरप्लस जो है ये एक्सटर्नल सेक्टर के लिए एक तरीके की लाइफलाइन है या की इंडिकेटर्स है, जिसको कंट्रोल में रखना ही होगा। इसलिए उसमें चेंजेस लाने की बात करें एफआरबीएम एक्ट में, जो 2003 में जिसने फिस्कल डेफिसिट को कंट्रोल किया। इसके बाद एनके सिंह जी का, जो फाइनेंस कमीशन के जो चेयरमैन है, उनका जो कहना था कि इसको आप एक नंबर पे ना दें, इसको एक बैंड बनाएं, इसको एक रेंज दें। तो उनकी भी, उस पर भी हमने काफ़ी सारी बातें की हैं। तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं। इसमें जो सबसे बुनियादी चीज है वो ये है कि आपकी कि इसका कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क मैं आपको बताता चलूँ, ये मैंने पिछले लेक्चर में डिटेल से बताया था। तो एक तरीके का जो करंट अकाउंट होता है ये रिकॉर्ड करता है, एक तरीके की बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट होता है। तो उसके अंदर ये रिकॉर्ड करता है एक तरीके की जो कंट्री की जो ट्रांजेक्शन हैं या जो दुनिया भर के साथ जो है, स्पेशली जो है जिसमें मुख्यतः जो है वो नेट ट्रेड्स इन गुड्स एंड सर्विसेज। ये गुड्स एंड सर्विसेज को विजिबल ट्रेड्स भी कहते हैं, मर्केंडाइज ट्रेड में आ जाता है, और एक इनविजिबल जिसमें सर्विसेज चला जाएगा। तो उसकी जो नेट अर्निंग्स होंगी, क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टमेंट्स होंगी, और उसके जो नेट ट्रांसफर पेमेंट्स होंगे, जिनको डिफाइन किया जाता है पीरियड के साथ, जैसे एक साल के हिसाब से, क्वार्टर के हिसाब से। तो ट्रेड इकोनॉमिस्ट के साथ इसको बहुत ज़्यादा प्रमुखता से देखा जाता है। तो एक तरीके से ये देखा जाए कि कंट्री का जो है, जो करंट अकाउंट है, वो कंट्री का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट गुड्स एंड सर्विसेज, पेमेंट्स टू फॉरेन इन्वेस्टर्स और ट्रांसफर सच एज फॉरेन एड, ये सब इसका एक लेखा जोखा होता है। इसमें रेमिटेंसेज, फॉरेन रिजर्व्स, ये सब इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसके बाद जो करंट अकाउंट होता है ये पॉजिटिव हो सकता है, जिसको हम सरप्लस कहते हैं अर्थशास्त्रीय भाषा में, या नेगेटिव हो सकता है, जिसको हम डेफिशिएट कहते हैं। तो पॉजिटिव का मतलब होता है कि कंट्री जो है वो नेट एक्सपोर्टर है, और नेगेटिव का मतलब होता है कि कंट्री जो है वो नेट इंपोर्टर है। यहाँ पे नेट वर्ड पे आप गौर करेंगे, आप तवज्जो दीजिएगा। तो जो कंट्री का जो एक तरीके से करंट अकाउंट बैलेंस है, जो पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है, सरप्लस या डेफिसिट में जा सकता है। और इक्वल बट अपोजिट होता है ये कैपिटल अकाउंट बैलेंस के। तो ये देखा ये जाता है कि जैसे हम इसको जिस तरीके से कहते हैं कि जो हमारा करंट अकाउंट डेफिशिएट है, ये सभी कंट्रीज का, जैसे मैंने कहा, मैनेजेबल है। इस बार कोविड के इम्पैक्ट में ये थोड़ा सा और ज़्यादा, जिसको कहते हैं कि चला जाएगा, सरकार को खर्चा ज़्यादा करना पड़ेगा। और जिस तरीके से, लेकिन इसमें आप आंकड़ा देखें, अगर हमारे इंपोर्ट्स कम हो जाते हैं जाहिर है कोविड की वजह से, तो उसमें हमारे एक्सपोर्ट्स अगर मार्जिनली भी बढ़ते हैं, तो वो जो ट्रेड डेफिशिएट में जो आपका आएगा, वो आपका एक बड़ा फिगर आ जाएगा, जिसको फिर आरबीआई अपनी पीठ थपथपाएगा कि हमने देखिए ट्रेड डेफिशिएट को कम किया है। लेकिन दरअसल ये है कि ये समय की मांग है या सर्कमस्टांसिस ऐसी हो गई हैं। तो बहरहाल हम इसको और आगे बढ़ा देते हैं थोड़ा सा। तो इसके अंदर जो एक तरीके की, जो आप इसको देखें कि अब इसमें जो आपका ट्रेड डेफिसिट को लेकर के इसमें बात हुई है, इसमें आरबीआई का जो डेटा है, उसका जो एनालिसिस है सरप्लस का, रीजनिंग का, जो की इंडिकेटर्स की तरफ से हम बात बार बार करेंगे इसमें। तो इसके बाद जो आपका गुड्स सरप्लस डेफिसिट होगा, सर्विसेज का सरप्लस डेफिसिट होगा, एक्यूरेशन टू रिजर्व्स होगा, इन सब पर हम तमाम बातें करने वाले हैं। चलिए हम इसको शुरू कर लेते हैं। तो जो इंडिया का जो है कि इस साल का अगर हम देखें कि किस तरह का, और इसका जो फ्यूचर इंप्लीकेशन पड़ने वाला है जीडीपी के अंदर, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो अगर आप देखें इसका जो करंट डेटा है आपके पास, उसमें आरबीआई के हिसाब से उसमें ये कहा गया है कि जो सरप्लस मॉडरेट हुआ है, तो ये अभी $15.5 बिलियन का हो गया है, यानी कि 2.4% ऑफ द जीडीपी। तो ये जो है आपका 2.4% ऑफ द जीडीपी जो है आपका, ये बता रहा है, ये जिस तरीके से ये कह रहा है, ये सब्सटैंशियल फिगर है आपकी। तो ये $15.5 बिलियन के करीब हो गया है। तो और वो जो क्वार्टर एंड किया था आपका सितंबर 30 के अंदर, यानी जो क्वार्टर टू है आपका फाइनेंशियल ईयर
ईयर के अंदर जिस तरीके से वहां से एंडेड हो गया था, तो उस वक्त जो ये था, अगर आप इसको देखें तो ये 19.2 बिलियन था, यानी कि 3.8% था जीडीपी का फाइनेंशियल ईयर 21 के अंदर। ये क्वार्टर वन की हम बात करें, मैं इसमें डेटा दूंगा इसमें आपको, और पुराना डेटा से भी आप उसको कंपेयर कर सकते हैं। तो जो करंट अकाउंट का जो एक तरीके से आप देखें कि जो डेफिशिएट था, ये ट्यून करीब करीब ये था पॉइंट डॉलर 7.6 बिलियन क्वार्टर टू के अंदर ये देखा गया था 2019-20 के अंदर, यानी उस वक्त ये 1.1% ऑफ द जीडीपी था, ऐसा कहना है साफ साफ आरबीआई का। चलिए हम इसमें आंकड़ों के हवाले से हम बात अगर इसमें करें तो हम ये देखेंगे कि बेसिकली इसमें हो क्या रहा है, कि जो ये नैरोइंग डाउन ऑफ जो करंट अकाउंट सरप्लस है क्वार्टर टू के अंदर, खास करके 2020-21 के अंदर, तो ये किस वजह से है। तो उनमें जो मेन इंपॉर्टेंट वजूहत है उसकी ये है कि ये अकाउंट है, ये राइज इन मर्केंडाइज ट्रेड डेफिशिएट जो है, मर्केंडाइज जो ट्रेड डेफिशिएट हमारा है, ये करीब करीब 14.8 बिलियन का हो गया है, जबकि ये 10.8 बिलियन का था प्रीसीडिंग क्वार्टर के अंदर। तो ये एक बहुत बड़ी तब्दीली आई है, ये ऐसा आरबीआई का डेटा बताता है हमें। और इसके बाद अगर हम इसको ये देखें कि हमारी एक्सपेक्टेशंस क्या थी और उसके बाद रैशनल क्या था, तो उसमें देखा ये गया था कि जो करंट अकाउंट का जो सरप्लस था, ये क्वार्टर टू के अंदर जो हमें दिख रहा है, और ये फाइनेंशियल ईयर 21 के अंदर ये थोड़ा सा, मतलब बहुत हल्केपन से, पहले तो ये खुद ही हल्का है, लेकिन ये हल्का सा एक्सपेक्टेशन से, आरबीआई की एक्सपेक्टेशन से थोड़ा सा ज्यादा है। उन्होंने एक्सपेक्ट किया था ये 13 से 14 बिलियन का, लेकिन ये थोड़ा सा 14.8 बिलियन के करीब चला गया है। तो ये आरबीआई की एक्सपेक्टेशन से थोड़ा सा ज्यादा है, और ये जो स्लाइटली जो नैरोअर मर्केंडाइज ट्रेड की वजह से जो ये हुआ है, तो इसमें जो रिवाइवल हुआ है वो रिमिटेंसेस की वजह से हुआ है। अब मैं आपको रिमिटेंसेस के बारे में अगर बताता चलूं, तो ये एक तरीके की पेमेंट रिमिटेंसेस जो होती हैं, ये मनी ट्रांसफर की जाती है किसी व्यक्तियों द्वारा या समूह द्वारा दूसरी पार्टी को, यानी इनको जो होता है एक तरीके से इनकी जो ऑब्लिगेशन होती है, यानी कि जो बाहर से जो पैसा आ रहा है, जो वर्कर्स बाहर काम कर रहे हैं इंडियन ओरिजिन के या इंडियन जो इंडियंस इंडिया में जो पैसा भेज रहे हैं, उनकी जो सारी पेमेंट्स आ रही हैं, उसमें एक सब्सटेंशियल, जिसको कहते हैं कि उसमें एक थोड़ा सा इंक्रीज आ गया, और फॉरेन रिजर्व्स पे तो हमारा इंक्रीज बना हुआ है। तो ये एक तरीके से बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं ये इकोनॉमीज के अंदर, खास करके स्मॉल एंड डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर। मैं इसमें आपको एक डेटा देता हूँ, वर्ल्ड बैंक का ही डेटा है, 2019 का माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ, उनका एक पेपर आया था, ओकेजनल पेपर। इसमें जो था 529 बिलियन डॉलर्स जो था रिमिटेंसेस थी, वो लो या मिडिल इनकम कंट्रीज को दी गई थी 2018 के अंदर, और जो इंक्रीज था आपका 9.6% का, जो प्रीवियस रिकॉर्ड था उनका 2017 के अंदर, यानी 2017 में जो था ये 483 बिलियन डॉलर था रिमिटेंसेस की हम बात कर रहे हैं, जो 9.6% बढ़ के 2018 के अंदर ये आपका 529 बिलियन डॉलर्स हो गया। तो ये आपका जो डेटा मैं आपको यहाँ से कोट कर रहा हूँ, ये वर्ल्ड बैंक की जो 2019 की माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ है, उसके हवाले से आपको ये डेटा कोट कर रहा हूँ। तो इसमें देखा जाए तो किस तरीके से ये जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, जिसमें चाइना को एक्सक्लूड कर दिया गया था इनकम कंट्रीज को, तो ये जो रेमिटेंसेस की जो बात है, ये बहुत ज्यादा टेक्निकल भी है और ज्यादा डीप चली जाती है। इसके बाद जो हम अगर करें, देखिए जैसे हमने क्वार्टर वन की तो बैलेंस ऑफ पेमेंट की जो इसमें हालत थी, गुड्स सर्विसेज का, एक्रेशन टू फॉरेन रिजर्व्स का, ये आप साफ देख सकते हैं अप्रैल जून में जो 2000 क्वार्टर वन में जो था, वो आपका 14 बिलियन डॉलर्स के करीब था, यहाँ पर आपका 19.8 बिलियन डॉलर्स हो गया है। या देखिए सब्सटेंशियल जंप हुआ है फॉरेन रिजर्व्स के अंदर, वो इस बार भी आपको दिखेगा, क्वार्टर टू के अंदर भी आपको दिखेगा। लेकिन ये देखिए क्वार्टर वन की जो हालत थी, इसको हम आगे बढ़ा लेते हैं। इसके बाद जो अब जो ये आरबीआई का डेटा है, ये वाला डेटा है जो ये बहुत सब्सटेंशियल है, बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, और एग्जाम पर्सपेक्टिव से तो बेहद इंपॉर्टेंट है। तो क्वार्टर टू के अंदर ये बिलियन डॉलर्स में फिगर्स दी गई हैं, और ये फाइनेंशियल ईयर 20 का और 21 का आपको बता रहे। तो एग्रीगेशन टू रिजर्व्स जो है हमारी, तो फाइनेंशियल ईयर 20 में जो थी ये 5.1% थी, तो ये सरप्लस में जा रही थी, और ये जो थी आपकी 31.6% जो है, ये आपकी एक तरीके से रिजर्व्स में चली गई थी। तो ये 31.6%, देखिए कितना मैसिव इंक्रीज किया है। 5.1 था पिछले ईयर ऑन ईयर, अगर आप क्वार्टर के हिसाब से देखेंगे तो इसमें देखेंगे कि फाइनेंशियल ईयर 20 के अंदर 5.1 था, लेकिन इसने करीब करीब 6 गुना जंप लगा दिया, तो ये 31.6 पे चला गया एग्रीगेशन टू रिजर्व्स में। इसके बाद जो सरप्लस डेफिशिएट था सर्विसेज का, या एक तरीके से ये 20.9% था आपका, एक तरीके से सरप्लस जो गया था, और ये 21.2 है, यानी कि सर्विसेज में भी
लगभग लगभग सेम स्थिति है, लेकिन थोड़ा सा इंप्रूव बहरहाल जरूर हुआ है। इसके बाद जो गुड्स सरप्लस का डेफिशिएट था, गुड्स में आपका ये देखें कि -14.8 था, यानी कि इंपोर्ट अच्छा खासा कर रहे थे, और इस वक्त जो है -39.6 पे चला गया है। इसके बाद जो करंट अमाउंट जो सरप्लस था, वो अगर आप देखें कि करंट अकाउंट का जो सरप्लस डेफिसिट है ये -7.6 था, और ये अब जाकर के 15.5 के करीब में ये सरप्लस में चला गया है, यानी कि इसमें बहुत ज्यादा फर्क आया है आंकड़ों के लिहाज से। तो इन बातों को आप मद्देनजर रखेंगे। इसके बाद जो हम इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा, तो ये डेटा हमारे को कहता क्या है, हमें समझाने की कोशिश क्या करता है। तो इस डेटा के अनुसार जो है, जो कंट्री का जो एक तरीके से देश का जो हमारे भारत का जो करंट अकाउंट सरप्लस है, ये अप्रैल से सितंबर के अंदर जो है 2020 के अंदर, यानी जो हाफ ईयरली वन लगा लें फाइनेंशियल ईयर 21 का, तो ये 3.1% जीडीपी का था। यानी कि जो डेफिसिट था इसका H1 में फाइनेंशियल ईयर 20 के अंदर, उस डेफिसिट से 1.6% का सरप्लस में जा रहा था या प्लस में जा रहा था। तो इसको कहते हैं कि शार्प कॉन्ट्रैक्शन जो था आपका, ये तब था कि जब शार्प कॉन्ट्रैक्शन आपका ट्रेड डेफिसिट के अंदर आ गया है। तो ये जो फिगर है, ये जो इम्प्लीकेशन है इस डेटा की, ये बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। और फिर से आपको बताता हूँ कि जो करंट अकाउंट का जो सरप्लस था, जो अप्रैल सितंबर में देखा गया था 2020 का, यानी कि जो H1 जो था फाइनेंशियल ईयर 21 का, ये 3.1% ऑफ जीडीपी की था, जो अगेंस्ट जो था ये 1.6% जो था ये H1 जो था आपका हाफ ईयरली इसी पीरियड का, अप्रैल से सितंबर का 2019 की अगर हम इसमें बात करेंगे, तो उसके बाद ये था कि जबकि शार्प कॉन्ट्रैक्शन हो गया था ट्रेड डेफिसिट के अंदर, लेकिन उसके बावजूद इसमें थोड़ा सा एक इम्प्रोवाइज है, ये इसकी हाईलाइट है। इसके बाद जो है कि इंडिया का जो करंट अकाउंट बैलेंस है, ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि एक सरप्लस पोस्ट करेगा आपका 35 से 40 बिलियन डॉलर का, या लगभग लगभग 1.5% ऑफ द जीडीपी का। ऐसी उम्मीद जताई जा रही थी आरबीआई के द्वारा इन फाइनेंशियल ईयर 21, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि ये जो है सरप्लस में जाएगा 35 बिलियन डॉलर्स का, या 40 बिलियन डॉलर के करीब ये हो जाएगा। जाहिर सी बात है कि इसमें कॉन्ट्रैक्शन इन जो हमारा इंपोर्ट्स है वो सब्सटेंशियल रोल इसमें प्ले करने वाला है। तो अगर हम आरबीआई की अगर हम बात करें कि जो नेट सर्विसेज रिसिप्ट्स हैं, तो ये जो है आपकी इंक्रीज हुई हैं, बढ़ी हैं, ये सीक्वेंशियली बढ़ी हैं, और इसमें ईयर ऑन ईयर अगर आप इसको देखेंगे, और ये जो इसकी वजह बनी है, जो ये उसमें प्राइमरली जो इसकी वजह बनी है, ये हायर नेट अर्निंग्स की वजह से, जो हमें कंप्यूटर सर्विसेज हमें हमेशा से प्लस देता रहा है। मैंने एक स्टडी भी की थी किस तरीके से जो ब्रेक्जिट के बाद जब यूके में जाएंगे तो वहां हमारे लिए क्या अपॉर्चुनिटी है, खास करके जब अमेरिका में H1 वीजा वगैरह का, जो वो दोनों मैंने स्टडीज कवर किया, प्लीज देखिएगा, डिटेल्ड है उसमें। तो इसमें जो है कि ये बेसिकली जो नेट सर्विस रिसिप्ट है हमारी, ये इंक्रीज की है, और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी की है, और ये जो है जाहिर सी बात है कि कंप्यूटर सर्विसेज में हमें बहुत गेन हुआ है। और इसी के बाद अगर हम एक दूसरा कंपोनेंट ले लें, इसमें प्राइवेट ट्रांसफर रिसिप्ट्स की अगर हम बात करें, जिसमें आपका रिमिटेंसेज आ जाता है, जिसकी मैंने थोड़ी देर पहले बात की थी, उसका जो की इंडिकेटर्स पे एक तरीके से जो इम्प्लीकेशन है, वो ये कहता है कि जो आपके एम्प्लॉयड हैं ओवरसीज में, उसमें डिक्लाइन शो हुआ है। और जिस तरीके से मिडिल ईस्ट वाले रूल्स बना रहे हैं इंडियन वर्कर्स को लेकर, उनकी हायरिंग मुश्किल कर रहे हैं, उसके मद्देनजर ये फ्यूचर में भी कम होने की इसमें पूरी पूरी प्रबल संभावना है। तो एक तरीके से डिक्लाइन किया गया है ईयर ऑन ईयर बेसिस में, और जो इसमें इंप्रूव किया गया था, लेकिन ये वापस इंप्रूव किया गया 12% का, यानी ये करीब करीब आपका 20.4 बिलियन हो गया है Q2 के अंदर। तो जब आप लॉकडाउन पीरियड में देखेंगे उस समय जिस तरीके से लोगों को भेजा जा रहा था वापस, तो उसमें थोड़ा सा गया, लेकिन ये 12% करीब जो है ये थोड़ा सा इसमें उछाल देखा गया है। तो ये अब जो है करीब करीब 20.4 बिलियन हो गया Q2 के अंदर 2020-21 के अंदर, ऐसा कहना है आरबीआई डेटा का स्पष्ट रूप से। तो ये इसका इंपैक्ट है एक तरीके से की इंडिकेटर्स पे। इसके बाद जो हम की इंडिकेटर्स की और बात करें, तो इसमें जो रीपेमेंट्स हैं आपकी, वो एक्सीड कर गई हैं, जो फ्रेश डिसबर्सल्स हैं और एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग्स हैं जो इंडिया की, ये जो नेट आउटफ्लो हमने रिकॉर्ड किया है, ये करीब करीब 4.1 बिलियन का किया है Q2 के अंदर फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के अंदर, और जो इनफ्लो हमारा हुआ है वो 3.1 बिलियन का हुआ है एक साल पहले में। तो अभी जो हमारा आउटफ्लो गया है ये 4.1 बिलियन का गया है। तो एक तरीके का ये फॉरेन रिजर्व्स को लेकर ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है। इसके बाद जो ये क्यों हुआ है, इसकी प्रमुखता से एक तरीके से कहा जाए तो इसकी जो वजह बताई गई है, तो ये कहा गया है कि जो 31.6 बिलियन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स था, और इसको बैलेंस ऑफ पेमेंट के हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है, वो भी मैंने कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क में मैंने बताया हुआ है पहले। तो इसको अगर हम कंपेयर करें, तो ये 5.1 बिलियन जो था, ये उसके ऊपर ये Q2 के अंदर 2019-20 के डेटा में था, तो उसमें एक सब्सटेंशियल जंप आया है। तो ये 31.6 बिलियन जंप करा गया है। और इसमें जो नेट आउटगो था, ये प्राइमरी जो हुआ इसका, अगर हम इसका एनालिसिस
करें तो ये एक तरीके से इनकम अकाउंट की वजह से हुआ, जो रिफ्लेक्ट करता है आपका नेट ओवरसीज इन्वेस्टमेंट जो है आपकी इनकम में, इनकम पेमेंट्स में, तो ये इंक्रीज कर गई थी आपकी 9.3 बिलियन, जबकि एक साल पहले ही अगर हम इस डेटा को कंपेयर करें तो ये 8.8 बिलियन थी। तो इसका कुल मिला के ये कहा जाए कि जो करंट अकाउंट सरप्लस जो है इसने मॉडरेट किया है Q2 के अंदर, ऐसा स्पष्ट रूप से आरबीआई का कहना है। तो इसका जो फिस्कल मॉडल है इसमें हमने सारी बातें की हैं पहले। तो ये जो सारी बातें, तमाम बातों को लेकर के जो सारा निकलता है, इससे हमारी चुनौतियां बरकरार रहेंगी। चलिए हम इसको आगे देखते हैं। इसमें इसमें जो है आगे बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ होगी। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। नमस्कार दोस्तों।